नाउ अगेन मूव सी वी वर हियर. हमने क्या क्या कर लिया था यहाँ पर. टारगेट, हाँ, पॉपुलेशन में से हमने टारगेट पॉपुलेशन हमने सेलेक्ट कर लिया था. सैम्पलिंग फ्रेम हमने बना लिया था लिस्ट आउट करने के लिए. आप लोग को क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स? प्लीज़ मुझे रिस्पॉन्स करना अगर आप लोग को क्लियर हो रहा है तो. प्लीज़ मेरी लेक्चर स्लाइड्स आप पढ़ना. मैं थोड़ा मेहनत करके कर रही हूँ तो आई एक्सपेक्ट कि आप लोग पढ़ोगे. ठीक है. नेक्स्ट इज डिटरमाइन दी सैम्पलिंग टेक्निक. सी दिस इज इतना लेंदी लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको. यू जस्ट राइट दी डिटरमाइन दी सैम्पलिंग टेक्निक. In this we will choose which sampling technique we have to take. तो हमको वो सैम्पलिंग टेक्निक हमको चूज़ करना है. अंडरस्टैंड. अब आपने फिगर आउट कर लिया. अब यू विल सिलेक्ट वन सैम्पलिंग टेक्निक. मैं अभी सैम्पलिंग टेक्निक पढ़ाऊँगी तो आपको समझ में आएगा किस टाइप के स्टडी में किस टाइप के टेक्निक्स यूज़ करने हैं. नाउ नेक्स्ट, प्लान प्रोसीजर फॉर सिलेक्टिंग सैम्पलिंग यूनिट. सी अब दिस इज़ प्लान प्रोसीजर. नाउ ये वो समय है जब मैं आपको भी बता रही थी कि आपको राजवाड़ा जाने से पहले आप प्लान करते हो कि प्रोसीजर प्लान करते हो कि बाइक से जाऊंगी या ऑटो से जाऊंगी, किस शॉप में जाऊंगी, क्या करूंगी. दिस ऑल आर द प्रोसीजर्स, राइट. तो आपको यहाँ पर मान लो रंगवासा के पेशेंट को आपको लेना है, ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट को. तो यू विल प्लान द प्रोसीजर टू सिलेक्ट द सैम्पलिंग यूनिट्स कि मैं वहाँ जाऊँगी, फिर वहाँ के लोगों को कन्विंस करूँगी, फिर कन्विंस करके मैं उनसे डेटा भरवाऊँगी, कंसेंट फॉर्म भरवाऊँगी, फिर भरवाने के बाद मैं उनसे कुछ प्रश्न पूछूँगी. मतलब दिस ऑल आर दिस यू आर प्लानिंग. ठीक है. तो ये प्रोसीजर्स आपको क्या क्या करना है, किस टाइम पे जाना है, कितने टाइम के लिए रहना है वहाँ पर, सैम्पल कितने टाइम में सेलेक्ट हो, दीज ऑल आर दी प्रोसीजर्स. तो आपको वो प्रोसीजर्स फॉलो करना है. नेक्स्ट इज डिटरमाइन द सैम्पल साइज. अब मुझे कितना सैम्पल साइज लेना है, ऐसा तो नहीं है कि आपको कुर्ते ख़रीदने जाना है, आपको 3 कुर्ते ख़रीदने हैं और आपको पता है आप डिसाइड ही नहीं किए हो कि मैं कितना ख़रीदूँगी. तो ये सब पहले से प्लान होता है कि मुझे कितना चाहिए. अंडरस्टैंड. तो दिस आर दी डिटरमाइन द सैम्पल साइज. सिलेक्ट एक्चुअल सैम्पलिंग यूनिट. नाउ यू हैव टू सिलेक्ट दी जितना सैम्पल साइज आपने टारगेट किया था, डिटरमाइन किया था, उतना सैम्पल साइज आपको, उतने सैम्पलिंग यूनिट्स को आपको सिलेक्ट करना है. ठीक है. एंड देन उसके बाद आप यू कैन डू योर रिसर्च वर्क. दिस वॉज द कंप्लीट stages of sampling process, or you can say the steps of sampling. I hope you will understand the sampling process. Now next is we'll see the factors influencing the research process. इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज ये जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये आता है एग्ज़ाम में, इसलिए मैं फोकस कर रही हूँ आपको. सी देयर आर राइट, वही वाला सर्च कर रही थी. सी these complete factors are divided into 3 categories. First, second and third. First is nature of the researcher, second is nature of the sample, and third is circumstances. अंडरस्टैंड. जब भी आप को अगर फैक्टर्स आते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स, बिकॉज ये आ चुका है क्वेश्चंस इसलिए मैं बोल रही हूँ ये आते हैं. व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द सैम्पलिंग प्रोसेस. अब ये सैम्पलिंग प्रोसेस को क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस कर सकता है. अब आप भी अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें, क्योंकि आप जस्ट इमेजिन करो कि मैं रंगवासा गई हूँ, वहाँ के ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट को मैं एज ए माई सैम्पल यूनिट सेलेक्ट करना है. तो आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो इन्फ्लुएंस करेगी, प्रभावित करेगी. सो फर्स्ट इज़ नेचर ऑफ द रिसर्चर. अब नेचर ऑफ रिसर्चर में फर्स्ट वन इज़ इनएक्सपीरियंस्ड. डेफिनेटली अगर जो रिसर्चर है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई ग्रुप है जिसमें आपको मिला है रिसर्च करने का, मान लो कोई एक स्टूडेंट का नाम अमिता. अंडरस्टैंड. अमिता का ग्रुप है, अमिता का ग्रुप रिसर्च करने के लिए गया है. अब अमिता के ग्रुप ने पहले स्टडी ही नहीं किया है कि एक रिसर्चर को सैम्पलिंग के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए. तो इनएक्सपीरियंस्ड है वो. अंडरस्टैंड. तो इनएक्सपीरियंस्ड पीपल मतलब जिनको अनुभव ही नहीं है, वो रिसर्च प्रोसेस, वो सैम्पलिंग प्रोसेस कैसे करेगा. समझ में आ रहा है. तो इनएक्सपीरियंस्ड लोग जो है, इनएक्सपीरियंस्ड जो रिसर्चर है, वो कहीं ना कहीं सैम्पलिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करेगा, अच्छे से नहीं कर पाएगा या फिर अच्छे से करने में प्रॉब्लम्स आएगी.
second is inexperience investigator, second is lack of interest. Definitely lack of interest. अब अमिता के ग्रुप के स्टूडेंट्स को मान लो इंटरेस्ट नहीं है, बट अमिता को है, बट उनके पीयर ग्रुप को इंटरेस्ट नहीं है, तो क्या वो सैम्पलिंग प्रोसेस अच्छे से कर पाएंगे? डेफिनेटली नहीं कर पाएंगे. लैक ऑफ ऑनेस्टी. अब सी, अब इस ग्रुप में लैक ऑफ ऑनेस्टी कहाँ पर आता है, मैं वो आपको समझा रही हूँ. जैसे रंगवासा में हो सकता है अमिता के ग्रुप के कुछ पीयर ग्रुप, कुछ उनके ग्रुप के बच्चों के रिलेटिव्स वहाँ पे रहते हैं. तो अब अमिता के ग्रुप के बच्चे उनके रिलेटिव्स को ही लेने का बोलेंगे, मैं अपने रिलेटिव्स को लूँगी मेरे स्टडी में. तो दिस इज़ नॉट ए ऑनेस्ट रिसर्चर्स क्वालिटी. आपको बिल्कुल भी बायस्ड नहीं होना है, आपको अपनी ऑनेस्टी दिखानी है. तो दिस इज़ कॉल दी लैक ऑफ ऑनेस्टी. तो लैक ऑफ ऑनेस्टी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करेगा. जैसे फॉर एग्जांपल, मैं आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट के साथ में रिसर्च करना चाहती हूँ, तो क्या मैं अपने फेवरेट स्टूडेंट्स को लूँगी? डेफिनेटली नहीं. मैं ऑल द स्टूडेंट्स आई गिव इक्वल चांस टू बी सिलेक्ट इन दी सैम्पलिंग. समझ में आ रहा है? तो दिस इज़ कॉल्ड दी ऑनेस्टी. नेक्स्ट इज इंटेंसिव वर्कलोड. डेफिनेटली अब मैं, हो सकता है अमिता वाले ग्रुप को हर सब्जेक्ट के टीचर ने बहुत सारा वर्कलोड दे दिया है, तो क्या वो उतना अच्छे से अपना रिसर्च सैम्पलिंग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ऑफ इंटेंसिव वर्कलोड. दे डोंट हैव द टाइम टू गो इन द रंगवासा एंड सेलेक्ट द सैम्पल. ठीक है, तो ये इंटेंसिव वर्कलोड समवेयर अफेक्ट दी सैम्पलिंग प्रोसेस. नाउ नेक्स्ट इज इनएडिक्वेट सुपरविजन. डेफिनेटली अगर आप रिसर्च कर रहे हैं और आपको जो टीचर अपॉइंट कर रहे हैं वो आपको इनएडिक्वेट सुपरविजन दे रहा है, अगर प्रॉपर सुपरवाइज नहीं कर रहा है, आपको नहीं सिखा रहा है कि कैसे 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 स्टेप बाय स्टेप करना है, तो आप नहीं, आपका ग्रुप उतना अच्छे से नहीं कर पाएगा. तो दिस इज़ कॉल्ड दी इनएडिक्वेट सुपरविजन. तो ये सब नेचर ऑफ रिसर्चर पे आता है. मैंने अभी जितने भी पॉइंट पढ़े हैं आप एक बार रीड करो, देखो वो नेचर ऑफ रिसर्चर के ही बेस्ड ये सारे पॉइंट्स है. 1 2 3 4 and 5. This all fives are under the nature of researcher. Now next is nature of the sample. Understand? Nature of sample. sample के बारे में बात कर रही हूँ. Inappropriate sampling. अब आपने सैम्पलिंग का जो प्रोसेस है वो इनअप्रोप्रिएट किया. जैसे मान लो आप गए, आपने टारगेट पॉपुलेशन ही सेट नहीं किया है और आपने क्या किया, सीधा आप जाके आपको जो डिज़ायर्ड सैंपल लग रहा है आपने वो पकड़ लिया. या फिर आपने सैम्पलिंग प्लान ही नहीं किया है कि मैं किस सैम्पलिंग प्लान से कौन सा टेक्निक यूज़ करूँगी. आपने प्लान ही नहीं किया है और आप सीधा सैम्पल सेलेक्ट कर रहे हो. तो दिस इज़ द इनअप्रोप्रिएट सैम्पलिंग. अंडरस्टैंड? तो समवेयर इट अफेक्ट. तो ये आपके रिसर्च में नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट इज इक्वेट सुपरविजन. अब आप मान लो जितने भी सैंपल हैं वो सबको इक्वेट नहीं किए हो, मतलब आप सबको इक्वल चांस नहीं दिए हो. तो जैसे मैं अभी आप लोग जब पोस्टिंग में थे तो जीएनएम नहीं, आप लोग एग्ज़ाम में थे तो जीएनएम थर्ड ईयर जीएनएम सेकेंड ईयर के ऊपर स्टडी कर रही थी. तो मैंने क्या किया, सबको ऑडिटोरियम में बिठाया एक साथ, उन सबके नाम की मैंने एक चिट बनाई और उन सबको इक्वल चांस दिया, सबके नाम की चिट बनाई. और उसमें से मैंने कम से कम इट वॉज अराउंड 96 थे, उसमें से मैंने चिट पिक किए, मतलब चिट उठाया, जिस स्टूडेंट्स का चिट का नाम आया उसको सैम्पल में मैंने सिलेक्ट किया. तो ये मैंने ऑडिटोरियम में किया था. बट मैंने क्या किया, सबको इक्वेट सुपरविजन दिया, सबको इक्वल चांस दिया. अंडरस्टैंड? दिस इज कॉल्ड द इक्वेट सुपरविजन. Now sample size. Sample size means first you sample size somewhere affect how. जैसे in इंदौर नर्सिंग कॉलेज पहले भी मैंने रंगवासा टीबू के पेशेंट के बारे में बता चुकी हूँ. अगर मोर देन 100 मोर देन 200 पेशेंट्स होंगे तो आप उतनी अच्छे से स्टडी नहीं कर पाओगे जितना कि आप 30 सैम्पल के साथ में कर पा रहे हो. सेम हियर इन इंदौर नर्सिंग कॉलेज. इफ़ आई एम डूइंग स्टडी इन दी जीएनएम सेकेंड ईयर जीएनएम थर्ड ईयर स्टूडेंट, तो मैं छोटा सैम्पल साइज़ लेके पहले स्टार्ट करूँगी, क्योंकि अगर मैं सारे स्टूडेंट्स को एक साथ ले रही हूँ तो कई बार ये भी हो सकता है कि स्टूडेंट्स नहीं आए, तो मुझे ये सब प्रॉब्लम्स आएंगी. इसलिए मेरे सैम्पल साइज जो होते हैं वो एकदम सही होने चाहिए. तो समवेयर इट ऑल्सो अफेक्ट द सैम्पल साइज टू द सैम्पलिंग. नाउ डिफेक्टिव सैम्पलिंग. अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अभी बताया था कि हो सकता है वो बच्चे नहीं आए. जैसे मैंने जिन स्टूडेंट्स का चिट उठाया था उसमें से
आज सब हैं बट कल हो सकता है 5-6 बच्चे नहीं हैं, तो ये मेरा डिफेक्टिव सैम्पलिंग हुआ। आप टीबी पेशेंट सेलेक्ट करने के लिए गए, 30 सैंपल आपने सेलेक्ट किया, नाम लिख लिया, अब हो सकता है 30 में से 5 को इंटरेस्ट नहीं है, अब वो 5 चले गए, या फिर उसमें से जो 5 हैं वो आगे जाके आपको प्रॉब्लम क्रिएट करें। आधी पूरी स्टडी हो गई और अब बोल रहे हैं कि मैं अब नहीं करूँगी, मैं नहीं करूँगा। अब क्या करेंगे आप लोग? तो दिस इज़ कॉल्ड द डिफेक्टिव सैम्पलिंग, defective sampling frame, sorry. Next is circumstances. Under this nature of the sample, we saw the inappropriate sampling, equate supervision, sample size, defective sampling frame. Defective sampling frame में defective sampling is also can be the influencing factor, and your frame will be also. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया था कोऑर्डिनेटर मैम आप लोग की नाम लिख लिया पूरा 60 स्टूडेंट्स का, अब मान लो आपके क्लास में एक का नाम छूट गया, तो ये डिफेक्टिव फ्रेमिंग होगी, अंडरस्टैंड? तो दिस इज़ कॉल्ड द डिफेक्टिव फ्रेमिंग। नेक्स्ट इज सर्कमस्टेंसेस। फर्स्ट इज लैक ऑफ टाइम, डेफिनेटली लैक ऑफ टाइम इज़ ए मेजर सर्कमस्टेंसेस। आपके पास टाइम नहीं है और आप स्टडी नहीं कर, सैम्पलिंग नहीं कर पा रहे हो। नेक्स्ट इज लार्ज जियोग्राफिक एरिया। अब आप रंगवासा में गए हैं, रंगवासा में आप 30 सैंपल लेने के लिए, और वहाँ पर है मोर देन 1 लाख पॉपुलेशन। अब आप क्या करोगे? तो लार्ज जियोग्राफिक एरिया और इतना बड़ा गांव है कि आप ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए हो 30 सैंपल, ठीक है? तो दिस इज़ ऑल्सो दी इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर। लैक ऑफ कोऑपरेशन। अब वहाँ के लोग और आपके पीयर ग्रुप, तो कहीं ना कहीं से कोऑपरेशन नहीं मिल पाना ही भी एक सर्कमस्टेंसेस है जो इन्फ्लुएंस करता है सैम्पलिंग प्रोसेस को। तो दिस वाज ऑल अबाउट दी लैक ऑफ कॉपरेशन एंड मुझे पता है आप लोग को ये इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर बहुत क्लियर हुआ होगा। आई होप कि आज का पूरा लेक्चर आपको क्लियर होगा, क्योंकि दिस इज़ वेरी सिंपल यूनिट और वेरी इंटरेस्टिंग यूनिट मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि रिसर्च में आपको डेटा कलेक्शन और दिस सैम्पलिंग, दिस टू इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड वेरी मच इंटरेस्टिंग यूनिट। तो आई होप यू एन्जॉय टुडे। नेक्स्ट विल सी टुमारो इज़ सैम्पलिंग टेक्निक, कि क्या क्या टाइप के सैम्पलिंग टेक्निक होते हैं और उसके अंदर क्या क्या होता है, विल सी टुमारो। आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को क्लियर होगा और यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। अगर किसी को डाउट होता है तो आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। बाय बेटा।